इंदौर के रहने वाले छोटे व्यापारी रमेश बाबू के दो बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा दिनेश। सूरज की शादी की बात चल रही थी और लगातार एक के बाद एक उसके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे थे। पापा, मैंने सोचा मैं किसी जॉब वाली लड़की से ही शादी करूं। हमारे व्यापार का तो आप देख रहे हो ना, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। मेरी पत्नी की नौकरी होगी तो कम से कम आने वाले समय में चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। हम दोनों पति पत्नी मिलकर गृहस्थ की गाड़ी को खींची लेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। वैसे भी बाद में पछताने से अच्छा यही है कि हम अभी ही लड़की ढूंढने में थोड़ा ज्यादा समय लगा दे, लेकिन तेरी पसंद की लड़की ही तेरे लिए ढूंढ कर लाए। बेटे की पसंद को ध्यान में रखकर रमेश बाबू नौकरी करने वाली एक होनहार, घरेलू और सुशील लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। रमेश भाई साहब, आपके बताए अनुसार एक लड़की मिली है। नाम है जानवी, नौकरी भी करती है। आपके यहाँ बात जम सकती है। बस एक बात है जो मुझे थोड़ी सी चुभ रही है। क्या बात है पंडित जी? जो भी बात है खुलकर बताइए। बात ऐसी है रमेश बाबू, लड़की हमारे शहर में रहकर नौकरी नहीं करती। लड़की की नौकरी दूसरे स्टेट में लगी हुई है, इसलिए उसकी शादी में थोड़ी समस्या आ रही है। दरअसल दूसरे स्टेट में नौकरी होने के कारण लड़की का ट्रांसफर नहीं हो सकता और लड़की किसी भी हालत में अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। पर आजकल के लड़कों की ईगो तो आप जानते हैं भाई साहब। जब लड़कियां किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं तो लड़के भला क्यों ही झुकेंगे। इसलिए इंदौर शहर में जानवी के लिए रिश्ता ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्थिति थोड़ी कठिन तो है पंडित जी, फिर भी मैं अपने बेटे से बात करके बताता हूँ। पंडित जी का फोन रखने के बाद रमेश बाबू अपने बेटे को बुलाते हैं। सूरज बेटा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही एक रिश्ता पंडित जी ने बताया तो है, लेकिन समस्या यह है कि लड़की दूसरे स्टेट में नौकरी करती है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता और नौकरी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर शादी के बाद वो हमारे साथ हमारे घर में रह नहीं पाएगी, बस छुट्टियों में घर आ सकेगी। अब तुम सोच लो। ठीक है पिताजी, अब इतनी अच्छी उसकी नौकरी है, घर संभालने के लिए उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं तैयार हूँ। आप पंडित जी को कह दीजिए कि वो लोग हमारे यहाँ मिलने के लिए आ जाए। एक बार लड़की से मिल लेते हैं, अगर सब कुछ सही रहेगा तो बात आगे बढ़ा लेंगे। बेटे की सलाह जानकर रमेश बाबू जानवी के मम्मी पापा को रिश्ते के लिए अपने घर बुला लेते हैं। रमेश बाबू, पंडित जी ने आपको हमारी बेटी की नौकरी के बारे में तो स्पष्ट रूप से बता दिया था ना, बाद में कोई परेशानी ना हो। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पंडित जी की बात हमने अच्छी तरह सुन भी ली है और समझ भी ली है। हमें जानवी बिटिया के नौकरी करने से कोई समस्या नहीं है। मेरा बेटा बड़े खुले विचारों का है। उसका कहना है जब जानवी ने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत की है, उसे इतने संघर्षों के बाद इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तो फिर शादी ब्याह के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। ये तो पति पत्नी की आपसी समझदारी की बात होती है। बहन जी, आपके परिवार से मिलकर मेरी तो आधी से ज्यादा टेंशन ही खत्म हो गई। अगर आपको बाकी बातें सारी ठीक लग रही हो तो दोनों बच्चों की शादी की बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और ये तो हमारे बेटे के लिए सौभाग्य की बात होगी कि उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है। अरे हम भी गर्व से बताएंगे अपने रिश्तेदारों को कि हमारी बहू मास्टर नहीं है। कोई छोटी मोटी बात है क्या। सूरज की माँ की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बहुत धूमधाम से सूरज और जानवी की शादी होती है और शादी के बाद जानवी अपने ससुराल आ जाती है। भाई, हमें तो लगता है एक काम भी करना नहीं आता होगा इसे। अब तो सारी जिंदगी भाभी आप ही को गृहस्थी संभालनी पड़ेगी। पहली बात तो ये आपके साथ रहेगी नहीं, और दूसरा ऐसी नौकरी करने वाली लड़कियों का घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। हमारी बात पर यकीन ना हो तो बहू की पहली रसोई में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बुआ जी की बातें सुनकर सूरज की माँ बहू के पास रसोई में जाती है। जानवी बेटा, अपनी बुआ की बातों को दिल पर मत लगाना, जीजी की आदत है। उनके लिए अपने मन में कोई द्वेष मत रखना बेटा। थोड़ी तीखी जुबान है लेकिन मन की काली नहीं है वो। समय आने पर मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मैं समझती हूँ। मैं इस घर में नई हूँ और फिर एक नौकरी करने वाली बहू के साथ एडजस्ट करना उतना आसान भी तो नहीं होता ना। लोगों के मन में तरह तरह की बातें तो आती ही हैं। मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रही हूँ। सास को आश्वासन देने के बाद बहू जानवी रसोई में जाती है और तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर देती है। घंटों की मेहनत के बाद जानवी ने डाइनिंग टेबल पर एक से बढ़कर एक डिशेस लाकर सजाती थी। अरे भाभी, कमाल कर दिया आपकी बहू ने। सही बताओ, ये सब जानवी बहू ने अकेले बनाया है? हमें तो लग रहा है कि आप रसोई की तरफ जा रही थी, आप ही ने तो नहीं बना दिया सब कुछ। अरे जीजी, आप भी कमाल करती हो। हम तो तब से आपके साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं। हम कब गए रसोई में?
पर हमारे पास कौन सी जादू की छड़ी है कि इतना 56 भोग हम ऐसे छड़ी घुमाकर बना देंगे। यकीन करिए ये सब बहू ने ही बनाया है। नौकरी करने वाली लड़की बुरी नहीं होती। मेरी बहू अगर बाहर का काम संभाल सकती है तो उतनी ही कुशलता से घर भी देख सकती है। जानवी ने अपनी पहली रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया। शादी के लिए जानवी ने स्कूल से पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। ये 15 दिन ससुराल में हंसते मुस्कुराते कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। 15 दिन के बाद सही बताऊं तो बहू, अब तो मुझे भी लालच आ गया है। दिल करता है तुझे वापस तेरी नौकरी पर जाने ही ना दो, हमेशा के लिए अपने पास रख लो। तेरे घर में आने के बाद ना ये घर घर लगने लगा बेटा। अब मुझे समझ में आया लोग क्यों कहते हैं कि घर में एक बेटे का होना बहुत जरूरी होता है। आप चिंता क्यों करती है माँ जी? मुझे जैसे ही 2 दिन की भी छुट्टी मिलेगी ना, मैं वापस जरूर आऊंगी। और फिर अब तो मेरे इंदौर शहर में 2 घर है। आप लोगों से मिले बिना मेरा भी तो मन नहीं लगेगा। नम आंखों से सूरज की माँ ने अपनी बहू को विदाई दे दी। सूरज और जानवी की शादी को 6 महीने बीत गए थे। जानवी पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रही थी और इधर सूरज अपने पिता के साथ उनका व्यापार संभालने में जी जान से लगा हुआ था। एक रोज, अरे सेठ राम प्रकाश जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब क्या बताए आपको रमेश बाबू, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। अभी एडवांस पेमेंट लेकर आए हम, ये पैसा आप रख लीजिए। 2 दिन बाद मेरा नौकर आकर माल ले जाएगा। अरे लेकिन राम प्रकाश जी, हुआ क्या? पूरी बात तो बताइए। कितने महीनों बाद दर्शन दे रहे हैं आप, और फिर आधी अधूरी बात बताकर जल्दबाजी में भागे जा रहे हैं। रमेश जी, अभी तो मुझे इजाजत दीजिए, बाकी की बातें मेरा नौकर आएगा, वही आपको बता देगा। सूरज बेटा, ये पैसे उठाकर तिजोरी में रख दो, और 2 दिन बाद राम प्रकाश जी का नौकर आएगा तो माल उसको दे देना। बाबूजी, ये तो पूरे 50 लाख है। इतने रुपयों का माल हमारे पास कहाँ है? कितने रुपए का सौदा तय किया है आपने? बेटे की बात सुनकर रमेश बाबू प्रश्न चिन्ह के साथ राम प्रकाश की ओर देखने लगते हैं। अरे रमेश जी, आप इसे अपनी एडवांस पेमेंट समझ लीजिए। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं मिलता हूँ। आप सब रखिए ना पैसे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अगले दिन रमेश और सूरज अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी पुलिस की गाड़ी उनकी दुकान के सामने आकर रुकती है। क्या राम प्रकाश नाम के किसी आदमी को आप जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। सिपाही, तलाशी लो इनकी तिजोरी की। सिपाही जाकर तिजोरी की तलाशी लेता है तो वहाँ 40 लाख रुपए रखे हुए दिखाई देते हैं। सर, इनकी तिजोरी में 40 लाख रुपया है। इसका मतलब राम प्रकाश सही कह रहा है। पुलिस क्यों आई है मेरी दुकान पर? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और क्या किया है राम प्रकाश जी ने? आप यहाँ किस बात की तलाशी लेने के लिए आए हैं? एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से पुलिस से सवाल जवाब करते हो। हवालदार, गिरफ्तार कर दो इन दोनों को और जेल में डाल दो। बाकी की बातें बाद में करेंगे। अरे लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें क्यों जेल में डालेंगे आप? देखिए, मुझे याद आया, राम प्रकाश जी ने मुझे 50 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 10 लाख ले जाकर मैंने अपने घर पर रख दिए। घर पर मेरी पत्नी होगी और छोटा बेटा। बाकी के पैसे भी आपको मेरे घर पर मिल जाएंगे, लेकिन आप हमें छोड़ दीजिए। हमारा इन सबसे कोई वास्ता नहीं है। लगता है पूरा परिवार इसमें शामिल है। ऐसा करो, घर पर जो इसकी बीवी और बेटा है ना, उन्हें भी उठाकर थाने लेकर आओ। इंस्पेक्टर रमेश और उसके बेटों की एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देता है। राम प्रकाश ने जो रुपए आपको दिए वो एक डकैती से लूटा गया पैसा था। पैसों की बरामदगी आपके पास से हुए, इसलिए इस केस में आपके ऊपर संगीन धाराएं लगेगी। अब मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने तो सामान के लिए पैसा लिया था राम प्रकाश जी से। मेरी दुकान से अपनी ज्वेलरी की दुकान में इस्तेमाल होने वाले पैकिंग बॉक्स ले जाया करते थे वो, और उसी माल की एडवांस पेमेंट देने के लिए उस दिन वो मेरी दुकान पर आए थे। अच्छा, तो तुमने माल बेचा था? लाओ रसीद दिखाओ। कौन सा माल बेचा? कोई बिल तो होगा ना? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रमेश बाबू चक्कर खा जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता है सबूत ना होने के कारण आपको हम ही दोषी नजर आ रहे होंगे, लेकिन मेरी बात का यकीन करिए, आपसे व्यवहार के चलते मैंने कोई रसीद नहीं काटी और उनका पैसा लेकर अपनी तिजोरी में रख लिया। रमेश बाबू ने तो अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरे परिवार के जेल में जाने के बाद दुकान पर काम करने वाला नौकर छोटू बहू जानवी को फोन मिलाता है। जानवी भाभी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, आपका पूरा ससुराल जेल में है। छोटू रोते रोते जानवी को सारी बात बताता है। जानवी तुरंत छुट्टी लेकर इंदौर आती है और जेल में आकर अपने सास ससुर से मिलती है। मम्मी जी, पापा जी, ये सब क्या हो गया? कैसे इतने बड़े केस में फंस गए आप लोग? मुझे सही से बताइए क्या हुआ था। बस इसी बात का तो दुख है जानवी।
कि हमें समझ में नहीं आया कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस राम प्रकाश ने हमें पैसे दे दिए और जल्दबाजी में वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह ही पुलिस ने आकर हमें उठा लिया। पुलिस का कहना है कि वो सब लूट का माल था जो हमारी दुकान से बरामद हुआ। सारे सबूत हमारे खिलाफ है। अब हमें सजा से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर सूरज और उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, चाहे जो हो जाए आप लोगों को सजा नहीं होने दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात पर भरोसा करिए, हमने कोई चोरी नहीं की। अरे हम तो ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं, हमें फंसाया गया है। इस राम प्रकाश ने हमें फंसाया है। देखो, कानून सबूत मांगता है। मेरे इस तरह से आपको सहानुभूति दिखाने से कोई फायदा नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिसे आप कोर्ट में पेश कर सके? ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। हम कहाँ जानते थे कि हम इतनी बड़ी साजिश का शिकार हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता बताइए जिससे मैं अपने पूरे ससुराल को इस जेल से बाहर निकाल सकूं। मेरा यकीन करिए, हम सब बेगुनाह हैं। अब तो तुम्हारे परिवार के बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि तुम राम प्रकाश को ढूंढ कर निकाल लाओ। वो यहाँ आकर बयान दे दे तो तुम्हारा परिवार बच सकता है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर बहू जानवी अब राम प्रकाश की तलाश में जुट जाती है। 5 दिन बाद जानवी फिर से जेल में अपने सास, ससुर और पति से मिलने के लिए आती है। बेटा, तो कब तक यहाँ इंदौर में बैठी रहेगी? तेरी नौकरी है, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा। हमारी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। तो वापस अपनी नौकरी पर चली जा। हमारा तो कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कितना समय इस जेल में बिताना पड़ेगा। कम से कम उस नौकरी के सहारे तेरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। नहीं माँ जी, आप लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन मुसीबत के समय अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जानवी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। अपने ससुर के जानने वाले दर्जनों लोगों से वो उनके घर जाकर मुलाकात कर चुकी थी, ताकि कहीं से राम प्रकाश का कोई सुराग मिल सके। एक दिन जानवी ससुर के एक मित्र की दुकान पर पहुंचती है। चाचा जी, विश्वास बनाए रखिएगा, मेरे ससुराल वालों ने कोई गलत काम नहीं किया। गलत केस में फंसाया गया है उन्हें। आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या आप किसी राम प्रकाश नाम के आदमी को जानते हैं? पिताजी ने बताया कि राम प्रकाश जी पिछले 7-8 महीने से उनके यहाँ से माल उठाया करते थे। अब अगर वो मार्केट में जाते थे तो कोई तो ऐसा होगा ना जो उन्हें जानता हो। क्या नाम बेटा बताया तुमने? राम प्रकाश। इस नाम का एक आदमी अभी 3 दिन पहले मेरे बेटे के टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में आया था। देश छोड़कर कनाडा जाने की तैयारी में है। कहीं तुम इसी राम प्रकाश की बात तो नहीं कर रही? शुक्ला जी की बात सुनकर जानवी के होश उड़ गए। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? अगर वो राम प्रकाश एक बार देश छोड़कर निकल गया ना, तो मेरे ससुराल वालों को सारी जिंदगी जेल में ही चक्की पीसनी पड़ेगी। गलत काम उस राम प्रकाश ने किया और सारा पैसा बाबूजी की दुकान में रखवा कर फंसा होने दिया। अब बरामदगी हमारी दुकान से मिली है तो पुलिस की नजर में तो हम ही दोषी हो गए ना। जानवी की बात की गंभीरता को समझकर शुक्ला जी उसे अपने बेटे की टूर एंड ट्रैवल दुकान पर ले जाते हैं। वहां पर उनका बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स जानवी को दिखाता है। जानवी सारे कागजों की फोटो खींचकर इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। अब और दिन आप लोगों को जेल में नहीं रहने दूंगी मैंने उस राम प्रकाश का पता निकाल लिया है। इंस्पेक्टर साहब, बस आप किसी भी तरह उसे गिरफ्तार करके सच कबूल करवाइए। मम्मी जी, ये फूल यहाँ ठीक नहीं लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर दूं? अरे ऊपर नहीं, आंखों के लेवल पर देख। आज हमारा दिन है, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। सनी बेटा, दिए मत छू, अभी अभी लगाए हैं यार। मैं तो बस देख रहा था पापा, देखना भी मना है क्या नए घर में? तभी पड़ोसी मनमोहन, जो बस अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलता था, सब मेहमानों को हटाते हुए अंदर आते बोलता है, अरे तुम लोग बच्चे पर चिल्लाओ मत, वैसे मेहमानों के लिए नाश्ता भी होता है, वो नहीं दिख रहा। वो भी है मनमोहन अंकल, वेट तो करिए। ओफो, अब क्या हुआ? कैसी बदबू सी आ रही है, एक एयर फ्रेशनर भी छिड़क लेते। मुझे तो लगता है आपने कुछ किया है। चुप। सब हंसने लगे। मनमोहन चेप कर साइड हो गया। पंडित जी को फोन लगाया। हाँ, रास्ते में है, बोले 10 मिनट। 10 मिनट? तब तक ये दिया बुझ ना जाए, सनी ना तोड़ दे, बस यही दुआ है। मुझे बताते मैं ऐसे पंडित जी लाता कि थैंक यू अंकल, पर वो आ जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा क्या? वैसे सनी भी किसी पंडित से कम नहीं है। मम्मी, क्या मैं घंटी बजा दूं, पूजा जल्दी शुरू हो जाए? नहीं बेटा, पंडित जी आएंगे तभी, अभी मत छूना कुछ। सब चीजों पर पाबंदी है, ये घर है या जेल है? सब हंस पड़े। तभी पंडित जी आ गए। चलिए सब तैयार हो जाइए, मुहूर्त शुरू हो रहा है।
हाँ पंडित जी, आप आइए। सनी, इधर बैठो, इधर। मैं शांत बैठ जाऊंगा शायद। शायद नहीं, पक्का। सब एक साथ बैठ गए। पूजा संपन्न हुई। आखिरकार उनका सपना पूरा हो चुका था। सब लोग मिठाई ले लो, गर्मा गर्म है। पहले मैं। हाँ हाँ, तू ही ले ले। उन सब लोगों को घर सेट करना था। लो बहू, ये आखिरी थाल भी सेट हो गई। अब रसोई भी बन ठन कर तैयार है। जी मम्मी जी, बस पर्दे लगा दूं तो कमरे भी पूरे हो जाएंगे। घर तो स्वर्ग बन गया है। अब बस शांति चाहिए और चाय। घर सेट होते होते 4 दिन बीत गए, लेकिन घर की असली कहानी शुरू हुई रात को, जब राहुल एक मोटी फाइल लेकर बैठा। सामने फैले ढेर सारे कागज, जैसे कोई मुनीम हो। ये कंक्रीटर का बिल, ये इलेक्ट्रिशियन का, ये पेंट वाला, और ये तो उधार की लिस्ट भी है। उसने पन्ना पलटते पलटते गहरी सांस ली और तनाव राहुल के माथे पर उतर आया। शाम हो गई और प्रिया खाना परोस रही थी, पर राहुल उसी फाइल में घुसा हुआ था। खाना ठंडा हो रहा है, सुन रहे हो? हाँ बस ये रकम देखो तो सही प्रिया। अब हमें हाथ रोकना पड़ेगा। घर बनवाने में बहुत खर्चा हो गया, बजट तंग है, ईएमआई भी शुरू होने वाली है। थोड़े समय तक बहुत संभल कर चलना होगा। ठीक है। उसने सिर तो हिला दिया, पर वो भी अंदर से परेशान हो गई। अगले दिन बाजार में सनी खिलौने वाली दुकान के आगे रुक गया। पापा, ये वाला रोबोट प्लीज, यही चाहिए। बेटा अभी नहीं, अभी पैसों की तंगी है, बाद में लेंगे पक्का। पर पापा। अरे मेरे हीरो, एक काम करते हैं, घर जाकर आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम? 2 स्कूप। हाँ चलो। प्रिया ने देखा राहुल ने सनी को प्यार से मना लिया। दिल तो लगाया, पर मांग टाल दी। वो समझ गई थी कि ऐसे हालात हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी दबानी पड़ती है। पर उसी शाम रसोई में, राहुल जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। हाँ माँ, दूध वाले से बोल देता हूँ। प्रिया चुपचाप बर्तन धोते हुए देखती रहती है। एक तरफ सनी का रोबोट टल गया, दूसरी तरफ दूध का निर्णय तुरंत मंजूर। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, पर मन में एक हल्की सी टीस रह गई। उस रात दोनों कमरे में थे। कमरे की हल्की रोशनी दीवार पर पड़कर माहौल को और भारी बना रही थी। प्रिया बोली, राहुल एक बात पूछूं? बोलो ना। सनी ने रोबोट मांगा, तुमने तुरंत मना कर दिया। ठीक है, समझ में आता है, पर मम्मी जी ने एक्स्ट्रा दूध बोला तो तुमने बिना सोचे हाँ कर दी, ऐसा क्यों? राहुल एक झटके में सीधा बैठ गया। प्रिया, वो मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे पाला है, उनके लिए कुछ भी करना बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मत करो, बस थोड़ा बराबरी। उनके बारे में तुम कुछ मत कहा करो। प्रिया के होठ सूख गए। राहुल भी सीरियस हो गया। अगले ही सेकंड उसे अपने ही शब्द भारी लगने लगे। माफी उसके गले में ही अटक गई। दोनों ने खामोशी को ओढ़ लिया, जैसे ये रात का कंबल हो जिसे उतारना मुश्किल है। राहुल ये गलत कर रहे हैं, पर मैं क्या ही करूं? प्रिया अपनी जगह सही है शायद, पर मैं भी गलत नहीं हूं। अभी मैं उसे कुछ नहीं समझा पाऊंगा। दिन बीतने लगे, खर्चे बढ़ते गए, तनाव भी। पर उसी शाम दिन अब 2 हिस्सों में बंट गया था। जरा एक्स्ट्रा दूध मंगवा दे, मैं और तेरे पापा पीते हैं, कम पड़ जाता है। 3-4 बार बुला चुके थे, दूध वाले से हर बार एक ही जवाब। प्रिया चुपचाप बर्तन जाओ यार, अभी नहीं, बहुत काम है। एक चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और मन में एक बेकाबू दौड़। घर में लेकिन एक दूसरा ही दृश्य था। राहुल, तुम तो बड़ा चमक रहे हो आजकल, नए घर की रौनक है क्या? अच्छा है बेटा, सब मुस्कुराते रहो। हाँ पापा, सब ठीक है। उनके सामने राहुल कभी भी चिंता का एक धब्बा भी नहीं दिखने देता था। माता पिता के लिए उसके चेहरे पर बस मुस्कान की ड्यूटी थी, कड़ी, अनिवार्य और हमेशा ऑन। प्रिया सब देखती, सुनती, समझती रही। एक रात वो बोली, सो जाओ राहुल, बहुत देर हो गई। बस थोड़ी देर और। ओवर टाइम करना सही है, पर इतना ना करो कि तुम्हारी हालत बिगड़ जाए। प्रिया बोलती रही, पर वो छत की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर उसके सारे बिल, सारे उधार, सारे डर लिखे हो। राहुल सो जाओ प्लीज, मैं भी सो रही हूँ अब। कुछ दिन रात ऐसे ही कटे और फिर सनी का जन्मदिन नजदीक आ पहुंचा। पापा, मेरे बर्थडे पर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे ना? हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, आखिर मेरे पोते का बर्थडे है, धमाका होगा। नहीं, इस बार सिंपल रखेंगे, हल्का सा केक, 2-4 बच्चे बस। ये क्या बात हुई, ऐसी कंजूसी क्यों बहू? हाँ सिंपल ही सही है, क्या फायदा ऐसे लोगों को बुलाने का जिन्हें हमारे बेटे से कोई मतलब ही नहीं। हाँ ये भी सही बात है। कभी राहुल ने सोचा था कि कार्टून थीम रखेगा, बड़ा सा केक, ढेर सारे गिफ्ट। वो चाहता था कि सनी का बचपन कमियों से न भरे, मगर हालात ने सपनों की जेब टाइट कर दी थी। बर्थडे वाले दिन छोटा सा केक मेज पर रखा था। 2-3 पड़ोसी के बच्चे आए थे। चलो बेटा फूंको। मम्मी, पापा, देखो मैंने एक ही फूंक में मोमबत्ती बुझाई। वाह मेरा चैंपियन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सनी, हैप्पी बर्थडे बेटा, खूब जियो। राहुल उस शोरगुल वाली खुशी को दूर से देख रहा था। उसकी आंखें सनी पर थी पर मन कहीं और। काश मैं तेरे लिए वो बड़ा वाला केक ला पाता, वो चमकती सजावट, वो महंगा रोबोट, काश। प्रिया उसके पास जाकर धीमे से बोली, राहुल वो खुश है, सच में खुश है। तुमने जितना दिया उसके लिए वही काफी है। राहुल मुस्कुराया पर उसकी मुस्कान के पीछे उदासी छिपी थी। अगले दिन प्रिया बाजार सब्जी लेने पहुंची और टमाटर के दाम सुनकर उसके होश उड़ गए। भैया टमाटर कितने? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? हे भगवान! मैडम मंडी से ही महंगा आ रहा है, मैं क्या करूं? तो एक काम करो, 250 ग्राम ही दे दो। प्रिया टमाटर लेकर आ गई और घर पर आकर सब्जी बनाते समय वो हर टुकड़ा ऐसे डाल रही थी जैसे सोना बिखेर रही हो। कम, बहुत कम कि काम चल जाए बस। प्रिया, ये तुम सब्जी में इतना टमाटर क्यों कम डाल रही हो? बस थोड़े आज। देखो बहू, घर में कमियां लाओगी तो घर कैसे चलेगा? सब ठीक ठाक डालो। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका गला सूख गया था। मन में डर भी था कि कहीं बोले कि माँ जी पैसों की दिक्कत है तो शायद उन्हें बुरा लगे। बोलना। जी वो ये नई रेसिपी देखी थी मैंने, इसमें कम ही पड़ता है। तू और तेरी रेसिपी। अच्छा चल, जो करना है कर। रात को प्रिया मोबाइल चला रही थी। अचानक वो साड़ी फिर सामने आ गई जो बहुत समय से वो लेना चाहती थी। वही डिजाइन, वही रंग, वही चमक। 2-3 साल से उसका इंतजार था, आज फिर से स्टॉक में थी। राहुल सुनो, ये देखो, ये साड़ी स्टॉक में आ गई है। राहुल फोन देखता है और बेमन से कहता है, नहीं प्रिया, अभी नहीं, पैसे नहीं हैं। पर राहुल, ये दोबारा नहीं मिलेगी। मैं इससे अच्छी दिला दूंगा। अरे पर क्या है यार, चुप जाओ, पता है सब तुम्हें फिर भी। प्रिया की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने कुछ और नहीं कहा, बस साड़ी को विश लिस्ट में डालकर फोन एक तरफ रख दिया। जी सच कहूँ तो ये जो ऊपर की कार्निस है ना, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ कांपते हुए काम किया है या आपके बेटे ने कम पैसे दिए होंगे। अरे नहीं नहीं, पैसे तो पूरे दिए, शायद कॉन्ट्रैक्टर ही कमजोर था। बात तो है। खैर चलता हूँ, आप लोग देख लेना, नया घर है, परफेक्ट होना चाहिए। वो मुस्कुराता हुआ चला गया और उसके जाते ही राहुल ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में मुट्ठी घुसाकर दिल को मरोड़ दिया हो। नया घर, उसका सपना, उसका खून पसीना, पर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। आइए बैठिए, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उसकी उंगलियां कांप रही थी। उस रात को कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। राहुल चुपचाप दीवार को देख रहा था। प्रिया ने हिम्मत करके धीरे से कहा, राहुल अगर चाहो तो मेरे मायके से थोड़े पैसे ले लेते हैं, तनाव थोड़ा कम हो जाएगा ना। राहुल का चेहरा जैसे अचानक सख्त हो गया। तुम पागल हो क्या? कभी नहीं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, किसी से भी नहीं। प्रिया हड़बड़ा गई। मैंने बस सोचा तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। बोझ मत कहो, मैं खुद संभाल लूंगा सब, मुझे भीख नहीं चाहिए। राहुल के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, घबराहट थी, बेबसी थी। वो जानता था कि वो गलत बोल गया है, पर उसके अंदर जमा हुआ तनाव अब जगह मांग रहा था और वो प्रिया पर फट पड़ा। प्रिया की आंखें नीची हो गई। अगले दिन शाम को रसोई में राहुल, आज मुझे वो काजू कतली खानी है, बड़ी वाली दुकान से, महंगी वाली, बस आज मन हो रहा है। राहुल ऑफिस से थका हारा आया था, चेहरा बेहाल, आंखें लाल, लेकिन माँ का हुक्म सिर आंखों पर। ठीक है मम्मी, ले आता हूँ। उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाता कि घर की ईएमआई उसका खून खींच रही है। उसके लिए सबसे कठिन चीज थी अपनी कमजोरी दिखाना। राहुल सुनो जरा। हाँ, क्या हुआ? राहुल उन्हें समझा दो ना, एक बार बोल दो कि पैसा कम है, इससे क्या हो जाएगा। नहीं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वो सड़क की ओर चल दिया, कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे हो। प्रिया समझ गई राहुल खुद को चुपचाप कुचल रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके माता पिता को लगे कि उनका बेटा सब संभाल सकता है। लेकिन राज ये था, वो संभाल नहीं पा रहा था। अरे, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? हेलो। ओए भाई, कहाँ मर गया? चल आज मिलते हैं। नहीं यार, फिर कभी, पैसे नहीं है, अभी तंगी चल रही है, बाद में मिलेंगे। मैंने पैसे लाने को कहा क्या? ज्यादा बातें ना बना, जल्दी अपने अड्डे पर आ। पर कोई बकवास नहीं, जल्दी आ। राहुल भी थका हुआ था हर तरफ से। उसने कई महीनों में पहली बार हाँ कहा। वो शंकर के पास पहुंचा। शंकर उसे देखते ही चौंक गया। अरे, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? तू तो पूरा सूख गया है, सब ठीक है? सब ठीक नहीं है शंकर। बोल दे यार, मुझसे भी छुपाएगा क्या? और फिर ऐसा लगा जैसे राहुल के भीतर का दरवाजा अचानक खुल गया हो।
घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ईएमआई गले पर बैठी है, पिताजी को लगता है सब परफेक्ट है, प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है, हर दिन लगता है हाथ में कुछ नहीं बचा। मैं बस थक गया हूँ यार शंकर। उसकी आंखें भर आई। शायद महीनों का दिल में जमा ये सब पहली बार किसी से कह रहा था। भाई तू अकेला नहीं है। मुझे नफरत है खुद से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, घर भी ठीक नहीं बना, खर्चे भी नहीं रुक रहे, मैं बस। उसे लगा शब्द आगे नहीं निकलेंगे। शंकर ने उसका कंधा पकड़ लिया। देख ये ले, जितना चाहिए ले जा, बाद में दे देना, तू पहले खुद को संभाल। आदमी गिरता तब है जब बोलता नहीं। तूने आज बोल दिया, अब आधी लड़ाई जीत ली। पर मैं ये कैसे? अरे रख ले चुपचाप। राहुल के हाथ कांप गए, लेकिन वो भी जानता था उसे जरूरत है। वापस वो काजू कतली लेकर लौटा और जाकर अपने कमरे में बैठ गया। राहुल, ये पैसे कहाँ से आए? शंकर ने दिए। शंकर ने? तुमने उससे उधार लिया? जब मैंने कहा कि मेरे मायके से थोड़ा ले लो, तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई थी। तब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे, और आज दोस्त से ले लिया। ये क्या है राहुल? प्रिया, दोस्त की बात अलग होती है। तुम्हारे मायके से लेने में मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी इज्जत गिरा रहा हूँ। सॉरी, मैं बस नहीं कर पाया। तो उधार की जरूरत ही क्या? अपने माँ बाप को बताओ ना असल हालत। इतना खर्चा क्यों करना है उनके लिए? मेरे माता पिता ने कभी मुझे एक भी कमी नहीं होने दी। चाहे घर कैसे भी चला हो, चाहे उन्होंने उधार लिया हो, चाहे खुद भूखे रहे हो, पर मेरे लिए कभी कम नहीं होने दिया। मैं उन्हें कैसे मना कर दूं? कैसे कहूं कि पैसे नहीं है? कैसे उनके सामने अपनी कमजोरियां रख दूं? उसकी आवाज घुट गई। एक पल को लगा जैसे पूरा आदमी उसके भीतर सिकुड़ गया हो। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। पहली बार उसने राहुल के दर्द की गहराई देखी। वो अकेला लड़ रहा था और बुरी तरह थक चुका था। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं। बोलते क्यों नहीं? बस यही चाहता हूं, तुम साथ रहो। दोनों लेट गए। फिर अगली शाम अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से किसी ने पीटा। राहुल, बाहर निकल। मेरे पैसे कब देगा? बड़ा घर तो बन गया, पैसे भी दे दे। ये आवाज सुनकर पार्वती डर कर कमरे से बाहर आई। हे भगवान, ये कौन है? किस बात के पैसे मांग रहा है ये? प्रिया अंदर से कांप रही थी। उसके हाथ कांपते हुए सनी को पीछे खींच रहे थे। राहुल दौड़कर बाहर आया। भाई धीरे बोलो, घर पर औरतें बच्चे हैं, चलो बाहर चलते हैं। मुझे पैसे चाहिए, बस आज ही। राहुल किसी तरह उसे शांत करने लगा, समझाने लगा, और काफी देर में उसे वहां से भेजने में सफल हुआ। जब वो वापस लौटा तो घर में सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। राहुल, वो आदमी कौन था? क्या हुआ है हमें बताओ। अरे पागल आदमी था, बिना वजह चिल्लाने लगा। चिंता मत करो। पर प्रिया जानती थी ये झूठ है। राहुल उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसी दिन सनी अपने दादा दादी को मार्केट ले गया और तब उन्हें महंगाई की असल मार का पता चला। ये भिंडी कितने की? 80 रुपए किलो। 80? कल तक 40 नहीं थी। और ये दाल? अरे इतने में तो 2 किलो आती थी पहले। साहब, महंगाई आसमान पर है। चलते चलते एक आदमी बोला। अरे संजय जी, आपका घर बना है ना? भाई आजकल तो घर बनवाने में आदमी की कमर टूट जाती है। अच्छा किया आपके बेटे ने सब संभाल लिया। संजय और पार्वती वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर कोई अनजान सा एहसास उतर आया, जैसे अचानक किसी ने उनकी आंखें खोल दी हो। उन्हें समझ आया राहुल कितना दब गया होगा। वे घर आकर कभी मिठाई, कभी दूध, कभी कुछ महंगा मंगाते रहे और राहुल हर बार हाँ करता गया। चलिए घर चलते हैं। हाँ जल्दी चलो। वो लोग घर पहुंचे। पार्वती फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और राहुल के पास बैठ गई। संजय भी पास आ गए। राहुल बेटा, तुमने हमसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? हम बार बार बोलते गए और तुम चुपचाप हमारे लिए सब करते गए। राहुल की आंखें अचानक फैल गई। उसका गला रुक गया। हमें माफ कर देना बेटा, हमने अनजाने में तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा दी। अब कोई जिद नहीं करेंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे। पापा, मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, बस कोशिश नहीं, सब किया आपने और सब अकेले सहते रहे और मुझे भी कुछ बोलने नहीं दिया। कहते थे मम्मी पापा ने भी बचपन में सब किया, तो मैं कैसे मना कर दूं? अरे बेटा, तू बच्चा था, पर हम तो बड़े हैं, समझदार हैं। ये भला क्या बात हुई? तू सनी के लिए ऐसा कर तो सही है, हमारे लिए नहीं। राहुल संजय के गले लग गया और सनी, इन दोनों के। प्रिया खुश हो गई और पार्वती भी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सब सुधर गया। रात में करवट लेते हुए उसका मन भी किसी विश लिस्ट जैसा हो गया, भरता ही जा रहा था। खरीदने की बारी कभी आ ही नहीं रही थी। सो जाओ प्रिया, आई एम सॉरी। दोनों करवटें बदलकर सो गए। फिर अगले दिन राहुल ऑफिस से लौटा, दरवाजे पर ही रुक गया, क्योंकि अंदर उसके पिता पड़ोसी मनमोहन से बात कर रहे थे। संजय जी, मैं सच कहूं, ये पेंटिंग तो ठीक नहीं हुई और ये टाइलें सस्ती लग रही है। ठेकेदार ने बेवकूफ बनाया आपको। हाँ सही कह रहे हो, कुछ तो कमी रह गई। राहुल की सांस जैसे वहीं अटक गई। वो दहलीज पर खड़ा सुनता रहा। उसने महीनों की भाग दौड़, उधार,
नींदें, तनाव, सब कुछ उस घर पर लगा दिया था और वही घर अब कमियों की लिस्ट बन गया था। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई पर होंठ बंद ही रहे। प्रिया दूर से उसे देखती रहती है। ये शब्द राहुल को किसी चाकू से ज्यादा गहरे काट रहे होंगे। ये मनमोहन अंकल ऐसी बातें जाने क्यों करने चले आते हैं। अरे बेटा आ गया। मनमोहन बता रहे थे कुछ काम ठीक नहीं हुआ। हाँ पापा, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही कर लेंगे। मनमोहन अभी गया नहीं था, उसने एक और निशाना साध लिया। कानपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक परिवार रहता था। उनके घर में बड़ी बहू थी पूनम, जो हमेशा अनुशासन में विश्वास रखती थी। उसके 2 बच्चे थे, मोनी और सोनू। पूनम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहती थी और वो अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए हमेशा मना करती थी। सोनू, कितनी बार कहा है बाहर खेलने नहीं जाना है, घर में रहो और पढ़ाई करो। मम्मी बस आधा घंटा, मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे हैं। आधे घंटे में क्या खेलोगे, यहाँ बैठो किताब लेकर। मम्मी क्या हम टीवी नहीं देख सकते? नहीं, टीवी से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा कैरियर किताब पढ़ने से बनेगा। अरे यार, बच्चों को कभी थोड़ा बाहर भी खेलने दिया करो, इतना सख्त ना बनो इनके साथ। और बिगाड़ो इन्हें, फिर मुझे मत बोलना कि कुछ किया नहीं इन्होंने पेपर में। अरे बहू, थोड़ा तो जीने दो बच्चों को। माँ जी, मैं जो कर रही हूँ ना, इनके भले के लिए कर रही हूँ। अरे माँ, भाभी तो स्कूल की प्रिंसिपल से भी ज्यादा सख्त निकली। तुम लोग मजाक बनाओ या जो भी कहो, लेकिन मैं बच्चों को डिसिप्लिन में ही रखूंगी। हाँ। अब सबने हंसी मजाक में बात टाल दी। कुछ दिन बाद विमला और पूनम ने मिलकर पंकज की शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक सीधी सादी लड़की सौम्या पसंद आ गई। लेकिन जब सब लड़की देखने उनके घर गए तो सौम्या की एक बात ने सभी को चौंका दिया। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि वो शादी के बाद घर के काम नहीं करेगी। आप सब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं शादी के बाद घर के काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर में काम का बोझ नहीं है। हाँ सौम्या, तुम तो बस घर को अपना मानो, हमारे लिए यही बड़ी बात होगी। बाकी हम सब खुद संभालेंगे। धन्यवाद दीदी। तो अब शादी तय समझे? घर में अब नई भाभी आएंगी तो मस्ती दोगुनी हो जाएगी। देखना पूनम, अब तेरा रूल्स वाला सिस्टम ढीला पड़ जाएगा। मेरे रहते ये नामुमकिन है। मस्ती मजाक अपनी जगह है और जिम्मेदारी अपनी जगह। शाबाश बहू। कुछ दिनों बाद शादी करके सौम्या अपने घर आ गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिन में सौम्या को अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि वो घर का कोई काम नहीं करती थी और पूनम, विमला और महक मिलकर हंसी मजाक में घर के काम करते थे। इस वजह से सौम्या को घर में अपनी वैल्यू 0 लगने लगी थी। यहाँ तो सब अपने में मस्त है, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। एक दिन सौम्या बहुत परेशान हो गई और जब सबने रात का खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, तब सौम्या ने पंकज से कहा, सुनिए ना पंकज, आपके घर में कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? अरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुमको अभी थोड़ा समय लगेगा। समय या दूरी? मैं तो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। अब सौम्या ने ठान लिया कि वो इस घर में अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बनाएगी। एक दिन उसने देखा कि पूनम अपने बच्चों को बाहर खेलने से फिर मना कर रही है। बच्चों की उदासी ने उसे कुछ करने का इशारा किया। अगर मैं इन बच्चों को बाहर खेलने भेजूंगी तो ये बच्चे खुश होकर मेरी तारीफ करेंगे और तब मेरी वैल्यू घर में बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तो मुझे अच्छा आइडिया मिल गया। अब सौम्या बच्चों के पास जाकर उनसे कहती है, क्या हुआ मोनी, उदास क्यों हो बेटा? चाची देखो, मम्मा हमें बाहर खेलने जाने नहीं देती। हाँ चाची, हमारा बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने का मन है। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम दोनों को बस 2 घंटे के लिए बाहर खेलने जाने दूंगी। हाँ सच चाची, आप बेस्ट हो। लेकिन एक शर्त है, टाइम से घर पर वापस आ जाना। पक्का चाची, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। शायद यही मेरा पहला कदम होगा इस घर में कुछ बनने का। शाम होते होते 2 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। थोड़ी देर बाद पूनम ने बच्चों को घर में ढूंढना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सौम्या ने उसे बताया कि बच्चों को उसने बाहर भेजा है, तो घर में बवाल मच गया। दीदी, बच्चों पर इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, उनको भी बाहर खेलने का मन होता है। ये बचपन में बाहर नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? अरे वाह बहू, आज तो तुझे बच्चों की बड़ी फिक्र हो रही है। वैसे बच्चे है कहाँ? वो माँ जी, मैंने उनको बाहर खेलने जाने दिया, वो बहुत उदास थे ना। सौम्या, तुमने बच्चों को बाहर क्यों भेजा और किससे पूछकर जाने दिया? दीदी, बस खेलने के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाने दिया था।
सौम्या बहू, बच्चों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब तो 3 घंटे हो गए, रात के 8 बज रहे, कहाँ है वो दोनों? मैं पार्क में जाकर देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ भैया। हे भगवान, बच्चे ठीक हो बस। मेरी वजह से ये सब हो गया। सुनो सौम्या, आज के बाद तुम कभी भी बच्चों से जुड़ी चीज में दखल नहीं दोगी, समझी? पूरा घर बाहर बच्चों को ढूंढने गया, लेकिन बच्चे पार्क में नहीं थे। अब वो लोग वापस घर पर आ गए। यहाँ पूनम और विमला सौम्या पर भड़क रही थी। देखो माँ जी, अभी तक मैं बच्चों को संभाल रही थी तो सब सही था। इन महारानी ने आकर बच्चों को पता नहीं कहाँ भेज दिया। कहाँ है मेरे बच्चे? अरे सौम्या बहू, क्या किया तूने? कहाँ गए बच्चे? तुझे अकल वकल है कि नहीं? कहीं कोई पकड़ कर तो नहीं ले गया बच्चों को? सॉरी माँ जी, माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई। आजा मेरे सामने से, मेरे बच्चों को लेकर आजा। सौम्या जैसे ही बच्चों को ढूंढने मुड़ी तो दोनों बच्चे अंदर के कमरे से हंसते हुए बाहर आए। अब बच्चों ने बताया, कहाँ गए थे तुम दोनों? मम्मी, हम तो यहीं खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे मम्मी। चाची, क्या हुआ? घर में ही थे। पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों को खुश करना चाहा था। सौम्या, अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। मैंने तो अच्छे के लिए किया था, पर सब उल्टा हो गया। अब मुझे और समझदारी से चलना होगा। एक दिन घर में पूजा का अनुष्ठान होना था। विमला ने पूरे मन से मंदिर को सजाया और अपने पुराने पीतल के दीपक को साफ कर कर वही स्थान लिया जो वर्षों से पूजा में रखा जाता था। अब सौम्या ने जैसी सजावट देखी, उसे लगा यह अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। अरे वाह, आज तो पूजा है घर में। ये तो अच्छा मौका है सबको दिखाने का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थोड़ी और सजावट कर दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। अब सौम्या दौड़ी दौड़ी आई और उसने मंदिर के चारों ओर फूलों की लड़ियां लटका दी, चमकदार लाइट्स लगा दी और पुराने पीतल के दीपक को हटाकर एक नया मिट्टी का बड़ा दीपक फूलों से सजा दिया। कुछ देर बाद जिठानी की नजर उस पर पड़ी तो वो भड़क गई। ये क्या कर रही हो सौम्या? पीतल वाला दीपक कहाँ गया? माँ जी ने खुद रखा था वो। अरे पूनम, क्या हुआ? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, यहाँ आइए जरा मंदिर में, देखिए आपकी बहू ने क्या कर दिया। विमला तेजी से मंदिर में आती है और सजावट देखकर गुस्सा होकर कहती है, अरे बहू, ये पीतल का दीपक कहाँ गया और ये मिट्टी का बर्तन किसने रख दिया? वो माँ जी, मैंने सोचा इससे सजावट और अच्छी लगेगी, सबको अच्छा लगेगा। बहू, तुम्हें किसने कहा था मंदिर की चीजों से छेड़छाड़ करने को? ये दीपक हमारे घर का पूजनीय दीपक है, इसी से हर बार पूजा होती है और तुमने उसे हटा दिया। माँ जी, मैं तो कहती हूँ सौम्या को हर काम में अपनी चालाकी दिखानी है, इससे सब कुछ खुद ही अच्छा करना है और बाकियों को मूर्ख समझती है। मैं तो बस अच्छा करना चाहती थी दीदी। हर बार अच्छा करने के चक्कर में कुछ न कुछ उल्टा कर देती हो। तुझसे किसी ने कहा था क्या ये सब करने को? नहीं माँ जी। तो क्यों यहाँ आकर अपनी अकल लगाने लगी? घर का कोई काम नहीं करती और जो नहीं करना होता है हमेशा उसमें घुसती है। छोड़िए माँ जी, इसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये सब सुनकर सौम्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। सब उसे डांट कर चले गए। वो बस अकेले मंदिर में खड़ी रही और सोचने लगी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आज तो मैं इतने प्यार से मंदिर सजा रही थी, उसमें भी मेरी गलती हो गई। हे भगवान, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन सौम्या ने खुद से वादा किया, वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से कोशिश करेगी और खुद को साबित करेगी। एक दिन अचानक विमला की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार और बदन दर्द से कराह रही थी। घर में सब भाग दौड़ में लगे थे। पूनम सास की सेवा कर रही थी। अरे हाँ, याद आया, मैंने YouTube पर एक काढ़ा देखा था, इससे माँ जी ठीक हो जाएंगी और इसे सब देखेंगे भी कि मैंने कुछ अच्छा किया। वो फौरन किचन में गई, अदरक, हल्दी, दालचीनी के साथ लहसुन डालकर काढ़ा बनाया और कप में भरकर अपनी सास के पास लेकर आई। माँ जी, ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, सच में ये तूने बनाया क्या बहू? जी माँ जी। माँ जी, ध्यान से पीना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वैसे भी सौम्या का कोई काम सीधा नहीं होता। अरे नहीं पूनम बहू, ये देख, ये मदद करने की कोशिश करती है। काढ़ा पी ही लेती हूँ। अब जैसे ही विमला ने पहला घूंट लिया, अचानक वो जोर जोर से छींकने लगी और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। अरे राम, ये क्या डाला इसमें बहू? मेरी सांसें फूल रही। बाजी, क्या हुआ? इसमें काढ़े में कुछ डाला, लहसुन की महक आ रही है। अरे पागल सौम्या, तुझे नहीं पता माँ जी को लहसुन से एलर्जी है? मुझे नहीं पता था दीदी, मैंने तो बस YouTube पर रेसिपी देखकर काढ़ा बना लिया। बकवास मत कर,
यूट्यूब से माँ जी का इलाज करेगी? डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू उससे? तो वो बस हर काम में टांग अड़ाना जानती है, जहाँ जरूरत नहीं होती वहां कुछ नया करने चली आती है। मैं बस माँ जी की मदद करना चाहती थी। तेरी मदद से घर बर्बाद हो जाएगा एक दिन। क्या समझती है खुद को? हर बार कुछ न कुछ उल्टा कर देती है। तेरे काम करने का ये तरीका एक दिन सबको भारी पड़ेगा। डांट खाकर सौम्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी को उससे हमदर्दी नहीं थी। एक बार फिर उसकी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ गई। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर माँ जी को इस गाड़ी से कुछ हो जाता तो। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा अपने कमरे में। मैं अभी, आप जाओ। अभी सब आपसे गुस्सा है, थोड़ी देर बाद में आना। सौम्या रोते हुए कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगा था कि आज उसकी एक गलती पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती। पूनम ने बहुत हिम्मत से बिमला को संभाला, लेकिन उसको सौम्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महक, सौम्या गई कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने उनको कमरे में भेज दिया। ठीक किया। यहाँ रहती तो उसको देख देख कर मेरा खून खौलता रहता। मैं आप ठीक हूँ बहू, जाने दे। उसने जानबूझकर ये नहीं किया होगा। माँ जी, मुझे उस सौम्या पर एक रत्ती भरोसा नहीं है। भगवान जाने कब क्या कर देती है। कुछ दिन बाद एक दोपहर महक और उसकी माँ विमला अपने कमरे में बैठी आपस में बात कर रही थी और बाहर गलियारे में खड़ी सौम्या पानी लेने जा रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो धीरे से रुककर दोनों की बातें सुनने लगी। माँ, इतने दिन हो गए, आकाश ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बेटा, मैंने बहुत समझाया था उन्हें, लेकिन दामाद जी ने मेरी बात ही नहीं मानी। माँ, क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि वो मुझे ससुराल वापस बुला ले? अब तू अपने मायके में ही खुश रहा करना बेटा। जब उन्हें तेरी याद आएगी तो आएंगे खुद बुलाने। मुझे नहीं लगता माँ ऐसा कभी हो पाएगा। अरे भगवान पर भरोसा रख बेटा, वो एक दिन तेरे सारे दुख दूर कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा माँ? ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे पर उदासी छा गई। साथ में उसे अपनी ननद के ससुराल वालों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे लगा ये एक और मौका है जब वो घर में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती है। वो सीधे अपने कमरे में गई और फोन उठाकर महक के पति आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, मैं सौम्या बोल रही हूँ, महक की भाभी। अपनी माँ को फोन दीजिए। जी देता हूँ। मम्मी, महक की भाभी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? बहू को ऐसे घर से निकाल दिया, उससे ज्यादा दहेज नहीं मिला तो क्या? हाँ, इंसानियत तो रखिए। तमीज से बात करो। होती कौन हो तुम हमें सिखाने वाली? मैं वो हूँ जो आपकी बहू को रोते हुए देखती हूँ रोज। अगर थोड़ा भी दिल है तो महक को लेने आ जाइए और शर्म करिए कि उसके परिवार वाले अभी भी चुप है। तो क्या मतलब चुप है तो है? क्या कर लोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती लड़की के ससुराल वालों को ऐसा बोलते हुए? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम मुझे बदतमीज बोल रही है? रुक आती हूँ मैं महक को बताने। अरे आ जाओ और देखो कितनी परेशान है। सौम्या ने फोन काट दिया और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं अभी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए। लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं अभी कार निकालता हूँ। अब घर में तूफान उठना बाकी था। सौम्या मन में मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये कदम महक के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। मैंने तुम्हारे ससुराल फोन किया है, अब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना। हाँ सच भाभी, आप सच में मेरे लिए फरिश्ता हो। वाह बहू, तू तो महक के लिए भगवान का भेजा हुआ सहारा है। आज मैं तेरी सारी गलती माफ करती हूँ, बस मेरी बेटी का घर बस जाए।
लेकिन सौम्या, वो लोग इतनी जल्दी मान कैसे गए? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना तुमने? अरे नहीं भाभी, मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था बस। कुछ ही देर बाद घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनीता और आकाश उतरते हैं। उनके घर में आने से एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और इधर सुनीता का दिमाग खराब हो जाता है। वो आकाश से कहती है, चल आकाश, अब मैं खुद चलती हूँ, देखती हूँ कौन है ये भाभी जी जिसको बात करने की भी अकल नहीं है। चलो मम्मी, मैं भी कार निकालता हूँ। अब घर में तू कहाँ है वो लड़की जिसने फोन किया था? क्या हुआ बहन जी, आप इतना गुस्से में क्यों है? आपकी बहू ने जो किया, जो कहा, वो सुनाया जाए क्या आपको? हम दहेज लोभी हैं, हम बहू को घर से निकालने वाले लोग हैं। माँ जी मैं। चुप! और तू, सौम्या नाम है ना तेरा? तमीज है तुम्हारे अंदर? तुम रिश्तों को जोड़ने आई थी या तोड़ने? अरे मैंने तो बस क्या जहर भर दिया हमारे रिश्तों में? मम्मी रहने दीजिए। चुप कर, अब कोई नहीं ले जाएगा इसे। यहीं रहेगी तेरी बीवी अपनी समझदार भाभी के साथ। चल यहाँ से। सुनीता और आकाश गुस्से में महक को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। ये क्या किया तूने सौम्या? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। घर के काम होते नहीं इनसे और बाहर की दुनिया संभालने चली है। कर दी महक की जिंदगी बर्बाद। एक बार पूछ तो लेती बहू किसी से, तुम्हारी हर चाल उल्टी पड़ती है। तुम्हारा हर फैसला घर को नुकसान दे रहा है सौम्या। अब समझ में आया तुम्हारे स्मार्टनेस का नतीजा? आज तुम्हारी वजह से महक की जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बस महक की मदद करना चाहती थी। मदद? इसको मदद कहते हैं? आगे से किसी भी रिश्ते में मत बोलना सौम्या। तुम्हारी हर बात आग लगा देती है। तुम बस चुपचाप खाना खाओ और जियो, कुछ मत करना अब इस घर के लिए। ये सुनकर सौम्या टूट गई। उसने सोचा था वो सबके दिल में जगह बना लेगी, पर हर बार उसकी कोशिशें उसे और गिरा देती थी। उस रात सौम्या पलंग के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और मन में सवालों का तूफान था। तभी पंकज उसके पास आता है। सौम्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। पंकज, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं सबको इतनी गलत क्यों लगती हूँ। अब मैं क्या बोलूं सौम्या? घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई मुझसे बात तक नहीं करता और पिछले कुछ दिनों से तो मेरी जैसे इंसल्ट ही होती जा रही है। तुम ये सब महसूस करती हो जब तुम खुद अकेली रहना पसंद करती हो। सोचो, क्या तुमने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश की? मतलब? कभी भाभी से जाकर कहा, भाभी आज मैं आपकी मदद करूं? कभी माँ से पूछा, माँ आपके लिए चाय बना दो? या महक से प्यार से बात की तुमने? कभी नहीं। नहीं, मैंने ये कभी खुद से नहीं किया। तो फिर लोग तुमसे बात क्यों करेंगे? जब बात करने की कोई वजह ही नहीं बनती तो रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे लगा था वो लोग खुद आएंगे, मुझे समझेंगे। सौम्या को भावुक देख पंकज उसे समझाने लगा, इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और वो तब जब हम खुद लोगों को समझने की कोशिश करें। तो मेरी ही गलती थी। मैं चाहती थी लोग मुझे नोटिस करें, लेकिन मैंने खुद कभी आगे बढ़कर बात ही नहीं की। अगर तुम वाकई में चाहो तो बहुत कुछ बदल सकती हो। अब मैं सबके साथ खुद से बात करूंगी, उनके काम में हाथ बटाऊंगी और सबसे प्यार से पेश आऊंगी। बस यही सौम्या चाहिए घर को। पर देखना, सब तुम्हें सर पर बिठाएंगे। उस रात सौम्या ने सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का नहीं किया, उसने एक नया रिश्ता गढ़ने की शुरुआत भी की। ये देखकर पंकज को दिल से खुशी हुई।